तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सीरीज टी। अगर आप किस में जाते हो? CAR सेक्शन सेक्शन 2। 4। तुम अपना माइक बंद कर लो अंकित। सेक्शन 2 सीरीज टी। अभी सीरीज टी में जाओगे तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? मिलेगा टेस्ट फ्लाइट। ओके। अभी जो एयरक्राफ्ट है उसमें मेनली बहुत सारी टाइप का तो टेस्ट होता है, लेकिन हम मेनली क्लासिफाई करें तो कुछ क्या मिलेगा? ग्राउंड बेस्ड टेस्ट मिलेगा, है ना। अगर हमारा और कुछ चीजें देखे, उसकी एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, बहुत सारी फ्लाइट कंट्रोल्स हो गया, बहुत सारी एविनिक्स सिस्टम्स हो गया, तो वो चीजें क्या है? एयरक्राफ्ट को एक सर्टेन एल्टीट्यूड में लेना पड़ेगा, मतलब फ्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसको फ्लाई कौन करेगा? कौन? PIC और पायलट की मदद से। पायलट को फर्स्ट ऑफिसर भी बोलो, और PIC भी पायलट ही है बट कैप्टन है, इसलिए उसको पायलट इन कमांड हेड है पायलटों का। तो ये लोग लेके जाते हैं, और वो कैसे? विथआउट पैसेंजर। मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऑपरेटर बने थे, क्या बने थे? जब तुम ऑपरेटर बन रहे थे, उस टाइम पे पहली बार कब फ्लाइट टेस्ट किया होगा? और उस फ्लाइट टेस्ट का नाम क्या है? क्या था? विथ पैसेंजर था कि विथआउट पैसेंजर था? DGCA का क्वेश्चन आता है। बोलो, तुम में से कोई बता सकता है? विदाउट पैसेंजर। क्या नाम था उस चीज की? जब तुम ऑपरेटर बन रहे थे, के 3100 या 3300 के हिसाब से तुम्हें क्या मिल रहा था? AOC मिल रहा था या AOP मिल रहा था, है ना। तो मुझे बताओ, उस टाइम पे तुम एक टेस्टिंग कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, बहुत सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे विथआउट पैसेंजर। कभी कभी विथ पैसेंजर भी होता था, लेकिन ऑपरेटर बनने के बाद। बोल ही नहीं पा रहे हो। प्रूविंग फ्लाइट। ओके, पढ़ लेना। केप 3100। खाली हवा मचाते हो, हवा में उड़ता है बोल के, ठीक है। ऐसे घंटा कुछ नहीं होगा। प्रूविंग फ्लाइट। और एक आता है वैलिडेशन फ्लाइट्स। आज इसके बारे में जाके पढ़ना, इसके ऊपर DGCA का क्वेश्चन आता है। क्लियर। फिर से रिटर्न आते हैं हमारी टेस्ट फ्लाइट में। होता क्या है, तुम एक बार ऑपरेटर बन चुके हो, ठीक है। ऑपरेटर बनने के बाद जो क्या करते हो? फ्लाइट टेस्ट करते हो, है ना। या ऑपरेटर बनने से पहले भी तो फ्लाइट टेस्ट करते हो। अरे हाँ कि नहीं, ये चीज रखना। और दूसरा चीज क्या है, अभी तुम ऑपरेटर बन चुके हो, ठीक है। ऑपरेटर बनने के बाद होता क्या है, तुम्हारे पास जो एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट को बिफोर C(A), है ना, C(A) लेने से पहले एंड आफ्टर C(A) लेने से पहले एयरक्राफ्ट में कुछ फ्लाइट टेस्ट, ARC लेना पड़ता है, ठीक है। उससे पहले अगर करते हैं C(A) लेने से पहले, तो क्या चीजें हैं, ठीक है। C(A) ले लिए हो, अभी अगर फ्लाइट टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां क्या रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया फॉलो करनी है, ये क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। और ये सारी चीजें होगा तो तुम्हें ये भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाई हम फ्लाइट टेस्ट करने का पर्पज क्या है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी तक जो बताया इस स्लाइड में तुम्हारे को समझ में आया?
Yes, sir. एटलीस्ट इतना तो समझ में आया होगा कि वी आर टेकिंग आवर एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइंग, जिसमें हम टेस्ट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि एयरक्राफ्ट की बहुत सारी चीजों की क्या क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। जैसा तो यहाँ पे देखो, अभी तुम्हारे पास क्या मिल गया, सेक्शन 2 में सीरीज टी पार्ट 2, इसमें दिया गया है फ्लाइट टेस्ट के बारे में। अभी पहले क्या होता था, इस सब्जेक्ट जो है ना अलग था, जाके देखना पुराने सीआर में, जिसके पास सी ऑफ ए है उस एयरक्राफ्ट का फ्लाइट टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अभी किसके चेंज कर दिया उसने, क्या चेंज कर दिया उसने, देख रहे हो ना, 2024 अप्रैल को आया हुआ ये, मतलब पुराना वाला सीरीज टी खत्म हो गया। वैसे पुराना वाला पढ़ लेना, नया वाला रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे जो फ्लाइट टेस्ट है, किसकी फ्लाइट टेस्टिंग हो रही है, किसकी फ्लाइट टेस्टिंग हो रही है, एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट की। पहले जो था तुम देखोगे तो वो फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट फॉर विच सी ऑफ ए ऑलरेडी इशूड, ठीक है, ऐसे लिख के रखता था, मतलब उन एयरक्राफ्ट का, जिन एयरक्राफ्ट का सी ऑफ है उसकी फ्लाइट टेस्टिंग के बारे में सीरीज टी में लिखा गया था। लेकिन अभी देख रहे हो क्या कर दिया उसने, कि कोई भी एयरक्राफ्ट के उसकी फ्लाइट टेस्टिंग के बारे में इसमें मिल जाएगा तुम्हें, मतलब ये एप्लीकेबल है, फ्लाइट टेस्टिंग हो रहा है तो किसी भी एयरक्राफ्ट का, तो इसमें जो भी कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स दिया गया है वो तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। कहीं पे भी सीआर के अंदर अप्रूव्ड लिखा मिलेगा, मतलब वो डीजीसीए से अप्रूव्ड के बारे में बात करना है, या डीजीसीए से अप्रूव्ड होना चाहिए। फ्लाइट टेस्ट का क्या मीनिंग दिया हुआ है, क्या मीनिंग है, एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना विथआउट पैसेंजर, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और क्या है, किस पर्पज के लिए, मैं बोला था ना पर्पज, किस पर्पज के लिए, पर्पज ये है कि हमें एयरक्राफ्ट किस तरीके से उड़ रहा है, उसकी सिस्टम्स की परफॉर्मेंस के बारे में देखना है, उतना परफॉर्मेंस दे रहा है कि डाउन हो गया है, खराब तो नहीं हो गया, समझ रहे हैं, यस सर। एयरक्राफ्ट की सारे के सारे सिस्टम के परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, और हमने जिस तरीके से शेड्यूल किया है, हमें जितना चाहिए जिस लेवल का, वो परफॉर्मेंस आ रहा है कि नहीं, वो देखना है ना। सारे एयरक्राफ्ट की इक्विपमेंट वगैरह प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो कुल मिला के इन तीनों में से तीनों लाइन भी अगर याद नहीं रख रहे हो तुम, अगर यही चीज याद रख रहे हो, ठीक है, सिस्टम की एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, तो ये भी बराबर है। तो ये डेफिनेशन था फ्लाइट टेस्ट का, विदाउट पैसेंजर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करो, एयरक्राफ्ट की सारी चीजें देखो, काम कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है ना, क्या नोटिस क्या करना है, मतलब कैसे काम कर रहा है वगैरह सब देखोगे। कब कब करना है तुम्हें फ्लाइट टेस्टिंग, ऑब्वियसली कब कब करना है, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड बिलो। अगर तुम्हारी एयरक्राफ्ट में मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल हुआ, ठीक है, मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल में क्या क्या आता है, कितने टाइप की इंस्पेक्शन है, चेक्स है, ये जनरली ए चेक बी चेक जनरली क्या है, मेजर चेक्स है, समझ रहे हो। इनमें से यस सर। दो चेक है जो बहुत क्रिटिकल है, जाके पढ़ना, ए चेक बी चेक सी चेक डी चेक, ऐसा का बुक में दिया हुआ है, ऐसा पार्ट, ऐसा मॉड्यूल 10 में, नहीं तो तुम नॉर्मल तुम्हारी जो टेक्निकल किताबें हैं एएमआर वगैरह उसमें भी है, ठीक है, जो भी है मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो कुल मिला के बात ये कर रहा है कि तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट वैसे तो इंस्पेक्शन होती रहती है, लेकिन मेजर इंस्पेक्शन हुआ जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करके देता है, उसके बाद एयरक्राफ्ट का क्या करोगे। अभी मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल से गुजरने के बाद क्यों टेस्ट फ्लाइट के लिए बोल रहा है, बड़ा मजेदार चीजें हैं, बोलो क्यों, होता क्या है, कोई भी एयरक्राफ्ट का मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल से गुजरा, मतलब एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम, इंजन,
हर एक जगह की फ्लाइट कंट्रोल्स है ना, हर चीज लगभग रिमूव की जाती है। इवन कई बार तो पेंट तक रिमूव कर दी जाती है, उसको चेक की जाती है, फिर से जाके असेंबली होती है। तो इस केस में होता क्या है कि डाउट आएगा ना भाई सब जोड़ने के बाद एयरक्राफ्ट उड़ेगा कि नहीं, हाँ? जी तो इसीलिए तुम्हें उस केस में एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग के लिए ले जाना है। ये पहला चीज याद रखना। मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल हुआ तो तुम्हें समझ में आया? जी सर। अभी आते हैं दूसरी चीज। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, वो जनरली शेड्यूल एयरलाइंस के लिए, ठीक है? वो क्या करते हैं, मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल से गुजारने के बाद सारे एयरक्राफ्ट को वो नहीं लेते हैं। किसके लिए? फ्लाइट टेस्ट के लिए। क्यों नहीं लेते हैं? वो इस नोट में वो रीजन लिखा गया था। तुम अगर पढ़ने के लिए चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहिए। ये जो चीज है ये तुम मुझे बता दोगे, क्लियर? तो मैं समझूंगा कि तुम इस सीरीज को मेरे से समझे हो, ठीक है? ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी आते हैं किसके ऊपर, दूसरा सरकमस्टांस जब तुम्हें फ्लाइट टेस्ट करना है। कब करना है? एट द टाइम ऑफ इशू और एक्सटेंशन ऑफ एआरसी। तुम्हें अगर क्या लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस लेनी है। क्या लेनी है? सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस। पहले तो सीओफआर लोगे, है ना, रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डीजीसीए बोलेगा तुम्हें, या तुम डीजीसीए को बोलोगे सीओफए दे। सीओफए नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास एक वैलिड एआरसी नहीं होगा, समझे? या हुआ है एआरसी, उसको एक्सटेंड नहीं किए हो। याद रखना, एआरसी का रिन्यूअल नहीं होता है, एक्सटेंड होता है। और एआरसी का जो सर्टिफिकेट है 3 बार यूज कर सकते हो। लिख देता हूँ, एयरवर्दनेस रिव्यू होता है, एयरवर्दनेस रिव्यू स्टाफ करता है, तब एयरवर्दनेस रिव्यू सर्टिफिकेट मिलता है। और ये सर्टिफिकेट में पहला बार क्या होता है, इशू होता है, वो वैलिड होता है एआरसी कितना साल, 1 ईयर के लिए। उसके बाद वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। दोबारा क्या होता है कि तुम अगर क्या करोगे, 1 साल होने के बाद फिर से अप्लाई करोगे, तो फिर से क्या होगा, एक्सटेंड होगा 1 ईयर के लिए। फिर से 1 ईयर हो गया तो फिर से एक्सटेंड होगा 1 ईयर के लिए। ऐसे 2 बार एक्सटेंड होता है। सेम सर्टिफिकेट ही रहता है, बस 2 बार फिर एयरवर्दनेस रिव्यू होगा, एक्सटेंड होता है। तो पहली बार क्या होगा, इशू होगा, फिर एक्सटेंड होगा 1 टाइम, फिर एक्सटेंड होगा 2nd टाइम, ठीक है? एआरसी का वैलिडिटी 1 ईयर ही है। 1 साल होने के बाद फिर एयरवर्दनेस रिव्यू होता है, फिर होता है, एक्सटेंड होता है। तो अगर किसी का एआरसी एक्सटेंड हो रही है, इशू हो रही है ना, उस टाइम पे क्या होगा, फिर फ्लाइट टेस्ट के लिए जाओगे। क्लियर है? इसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्या है, अगर तुम कोई मेंटेनेंस किया जो रिपेयर टाइप का है, मॉडिफिकेशन टाइप का है, बोलो इस टाइप की चीजें हैं तो फ्लाइट टेस्ट के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि रिपेयर और मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? चेंजेस इन डिजाइन। डिजाइन चेंज होता है। तो किसी चीज का डिजाइन चेंज कर दिए तो वो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अफेक्ट करेगा, है ना? एयरवर्दनेस को क्या अफेक्ट करेगा, इसीलिए तुम फ्लाइट टेस्ट करोगे। उसके बाद और क्या है, उसके बाद तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी फ्यूल कंजप्शन, इंजन का पावर, एयरक्राफ्ट का कुछ एविनिक्स सिस्टम जस्ट लाइक रेडियो, राडार, नेविगेशनल, कम्युनिकेशन, ऑटो पायलट, ऐसा टाइप की चीजें हैं इवेल्युएट करना चाहते हो। तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्लाइट टेस्ट ही एक रास्ता है ना? वैसे ग्राउंड टेस्ट भी करते हैं। अभी और एक चीज है, और एक चीज क्या है, इंजन चेंज। इंजन चेंज करोगे तभी भी तुम्हारे को फ्लाइट टेस्ट में लेके जाना पड़ेगा। बहुत आसान सा सीरीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज एक जल्दी खत्म करने के लिए आया। अभी कोई डिफेक्ट है, उसका
कॉज नहीं पता चल रहा है तुम्हें तुम्हें लगा कि तुम फ्लाइट टेस्ट करके ही डिटरमाइन कर सकते हो, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, उड़ाओगे। अगर एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, एक चीज का डिफेक्ट पता कर सकते हो, तभी ना। अभी और एक क्या है, इरेक्शन ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अभी कोई एयरक्राफ्ट, ये चीज कब होता है, जब कोई एयरक्राफ्ट को तुम नया लाते हो, किधर से, किसी और जगह से, किधर से भी लाते हो, खोल दियो सब कुछ, है ना, अभी जोड़ोगे है ना, तब इरेक्शन सर्टिफिकेट मिला होगा इस केस में कि भाई सही तरीके से खोला है, सही तरीके से असेंबली किया है, डिसमेंटलिंग किया है। तो उस केस में फिर जोड़ दोगे तो तुम्हारी जो नया वाला ऑपरेटर है, नया वाला ओनर, जिसके पास भी वो एयरक्राफ्ट आएगा, वो फिर सी ऑफ आर AR से सबके लिए तो आगे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लाइट टेस्ट करना पड़ेगा, इरेक्शन हुआ है तो। उसके बाद क्या है, 3.2 में जाओ, नॉट विथस्टैंडिंग द सर्कमस्टांसेस, जो मेंशन किया गया, DGCA में रिक्वायर एनी एयरक्राफ्ट किसके लिए, फ्लाइट टेस्ट के लिए। तो फिर तुम फ्लाइट टेस्ट करो। देखते हैं सारे के सारा जो सर्कमस्टांसेस तुम में से कौन है जो बता पाएगा। पहला क्या था, बोलो बे, टाइम खा जाते हो। मेजर इंस्पेक्शन। मेजर इंस्पेक्शन। दूसरा ARC, है ना। तीसरा बोलो बोलो, रिपेयर मॉडिफिकेशन टाइप की चीज हुआ तो। नेक्स्ट, इंजन चेंज हुआ तो। और क्या, कोई सिस्टम का, जैसे एविनिक्स सिस्टम का, ठीक है, राडार वगैरह इस टाइप का। नेक्स्ट क्या है, कॉज ऑफ डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इरेक्शन सर्टिफिकेट मिला है तो। नेक्स्ट क्या है, जब भी DGC चाहेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है तुम समझ जाते हो तो याद भी कर पाओगे। तुम्हें जो इंसान समझ में आता है तुम उसको याद करते हो, कैसे, अपने दोस्त के नाम से है ना। तो दोस्त बनाना पड़ेगा CR को, दुश्मन नहीं। तुम लोग दुश्मन बना देते, अरे यार कठिन सब्जेक्ट है, गंदा सब्जेक्ट है, बस हो गया, वहीं से नफरत शुरू हो जाती है तुम बोलोगे पास क्यों नहीं हो रहा हूँ, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, टाइम नहीं दोगे फिर भी एक इच्छा रहेगी पास होने का, लेकिन उसे दुश्मन बना के रखोगे तो पास हो पाओगे, है ना। बोलते हैं ना पॉजिटिव मेंटेलिटी, पॉजिटिवनेस, ये नहीं रखोगे तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ह्यूज सिलेबस है इसकी। अभी सरकमस्टांसेस पता चल गया, समझ में आया। लेकिन ये तो हम CR पढ़ रहे हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, क्या करेगा, कौन सा टाइप उसके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा सिचुएशन में। वो आगे CR नहीं देखेगा। ऑपरेटर के पास खुद का केमी या MOM रहता है, उसके पास है ना केमो ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो केमी और MOM, है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है, एक्सपोजिशन है, केमो के लिए केमी है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए MOM है, अगर 145 है तो उसमें ऑपरेटर स्पेसिफाई करवा देगा। क्या स्पेसिफाई, सर्कमस्टांसेस, किस सर्कमस्टांसेस में फ्लाइट टेस्ट जरूरी है। क्लियर, अब इसमें कुछ भी ना समझने वाली बात है ही नहीं। अब इसमें और एक चीज भी लिख देगा, फर्दर प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड बाय मेंटेनेंस पर्सनल फॉर द फ्लाइट टेस्टिंग शैल बी इंक्लूडेड इन द एक्सपोजिशन और मैनुअल। ये लाइन को मैं हटा देता हूँ, इतना कचड़ा मत करो, ठीक है। वो बोल रहा है ये प्रोसीजर भी उसमें क्या करो, मेंटेनेंस पर्सन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा कि फ्लाइट टेस्टिंग आल्सो बी इंक्लूडेड इन द एक्सपोजिशन मैनुअल। मतलब यहाँ बोल दिया ना, यहाँ पे, कहाँ पे, MOE में, MOM में, या MOM भी हो सकता है।
तो इसमें भी स्टार्टिंग में ही बोल दिया तो ये लाइन देने की क्या जरूरत है कि मेंटेनेंस पर्सनल भी ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, एमओएम है तो करेंगे ही ना। अभी आओ 3.4 में, whenever the performance of an aircraft during the flight test। देखो कब की बात है ये, क्या कर रहे हो, फ्लाइट टेस्ट फ्लाइट कर रहे हो, उस टाइम पे किस क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है ना। या फ्लाइट टेस्ट नहीं भी कर रहे हो, कभी अदर ओकेजन्स में ड्यूरिंग फ्लाइंग हो सकता है, नॉर्मल फ्लाइंग या मेंटेनेंस के टाइम पे हो सकता है। अभी के लिए मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। अभी यही पकड़ के चलता है कि ड्यूरिंग फ्लाइट टेस्ट परफॉर्मेंस एडवर्सली कमेंटेड बाय द फ्लाइट क्रू। किसने कमेंट किया है तुम्हें, किसने कमेंट किया है, फ्लाइट क्रूज ने, कि फ्लाइट भाई एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरीके से है ना, बहुत बड़ी तरीके से इफेक्ट हुआ है। तो वो चीज है ना, एयरक्राफ्ट की फ्लाइट परफॉर्मेंस के बारे में जो भी चीजें तुमने एडवर्सली कमेंट किया मतलब रिपोर्ट किया होगा, वो चीज तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको, आरएओ को। कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा, और कौन करेगा ठीक है। ऐसा नहीं कि आरओ को रिपोर्ट करो, अरे भाई मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बहुत परफॉर्मेंस डाउन आ रहा है, ऐसे वैसे। आरओ तुम्हें अच्छे से सजा दे देगा। तुम्हें उस रिपोर्ट करने के साथ साथ भी व्हाट आर द रिमेडियल मेजर्स यू आर टेकिंग टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, वो भी तुम्हें लिख के देना पड़ेगा आरओ को। क्लियर है। जी अभी सर। जो ऑथराइज्ड सर्टिफाइंग स्टाफ है क्या करेगा, सीआरएस देगा, वो तो हमें पता है ना कि ऑथराइज्ड सर्टिफाइंग स्टाफ क्या देता है, सीआरएस देता है 145 या एम के हिसाब से। प्रियर टू सर्टिफाइंग डिटरमाइन वेदर और नॉट सर्कमस्टेंस आर सच दैट फ्लाइट टेस्ट इज नेसेसरी और नॉट। ठीक है, नेसेसरी और नॉट, वेदर और नॉट सर्कमस्टेंस सच दैट, कि नेसेसरी है। होता क्या है ना, देखो तुम्हारे एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे को सस्पिशियस है, उसके लिए एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो। तो पहली चीज ये कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी में कोई डाउनफॉल क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। हाँ, हम इतना डिसाइड कर दे कि सेफली उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की जान खाल, क्रैश ब्राश ऐसे टाइप की चीजें गलती से नहीं होना चाहिए। इवन एयरवर्दनेस में भी हमें बस उस सिस्टम का परफॉर्मेंस जानना है, इसलिए फ्लाई करा रहे हैं, ठीक है। जान पूछ के हमें सेफ्टी में ये नहीं कराना है। तो यहाँ पे तुम्हारी जो सर्टिफाइंग स्टाफ है उसको बोला गया भाई कोई उड़ने से पहले, भले ही टेस्ट फ्लाइट के लिए जा रहे हो, उस कंडीशन में भी उसको मेंटेन करो, और उसको क्या दो, सीआरएस दो, और फ्लाइंग करने के लिए बोलो। और सर्टिफाइंग स्टाफ को ये भी मिला हुआ है वेदर और नॉट सर्कमस्टांस आर सच दैट फ्लाइट टेस्ट इज नेसेसरी और नॉट। अगर यहाँ पे एएमई का सर्टिफाइंग स्टाफ का क्लियरेंस भी लेने के लिए बोला जा रहा है, वो उस कंडीशन में फ्लाइट टेस्टिंग के लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है, ठीक है, सेफ है सेफ नहीं है, ये सारी चीजें सर्टिफाइंग स्टाफ बताएगा। क्लियर है। तभी वो जी डिसाइड करेगा फ्लाइट टेस्ट में ले जा सकते हो कि नहीं ले सकते। अगर ले जा सकते हो तो बिफोर फ्लाइट टेस्ट ये सर्टिफाइंग स्टाफ एक सर्टिफिकेशन देगा। देखो सीआरएस नहीं है ये, सीआरएस तब दी जाती है जब एयरक्राफ्ट में क्या होगा, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होगा, जब एयरक्राफ्ट किधर जा रहा होगा, फ्लाइंग। ये बात तो फ्लाइट टेस्ट से पहले बोल दिया गया कि तुम्हें सीआरएस लेना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग, ये तो एक रिक्वायरमेंट है। बट बिफोर फ्लाइट टेस्ट ये बात जो बोला है, वेदर वो जरूरी है या नहीं जरूरी है फ्लाइट टेस्ट, उसमें सर्टिफाइंग स्टाफ का कंट्रीब्यूशन आएगा डिसीजन लेने में। और उस टाइम पे सर्टिफाइंग स्टाफ सीआरएस तो देगा जब उड़ने के लिए जाएगा, लेकिन उससे पहले एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है, एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा। पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ए सर्टिफिकेट लिख रहा है ना, 4.1 तुम पढ़ लाना। चलो मैं पढ़ लेता। बिफोर ए टेस्ट फ्लाइट इज मेड द डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द मेंटेनेंस रिपेयर मॉडिफिकेशन इंस्पेक्शन, जो भी एक रीजन होगा ना, एक इतना सारा सरकमस्टांसेस है ना, अभी सरकमस्टांसेस के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट तो होगा ना, वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। वो डॉक्यूमेंट शैल बी
completed, है ना, completed, और उसके बारे में प्रोसीजर्स वगैरह जो सारी चीजें कहाँ पे होगा, केमी वगैरह में होगा, उसके हिसाब से वो completed होना चाहिए। एंड shall be produced before the pilot, जो पायलट फ्लाइंग के लिए लेके जा रहा है उसके सामने वो बात को रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो किसी पायलट को तुम फ्लाइंग के लिए भेज दे रहे हो, टेस्ट, वो भी टेस्ट फ्लाइट के लिए, उसको बता नहीं रहे हो कि किसकी वजह से फ्लाइट टेस्ट कर रहे हो, वो कौन सा एयरक्राफ्ट में इतने सारे हजार सिस्टम में किसको ऑब्जर्व करेगा, किसकी परफॉर्मेंस को। वैसे हर चीज रिकॉर्ड होती है, सीवीआर, एफडीआर और अलग अलग जगह वो ऑब्जर्व भी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं बैठ के पैनल के सामने। बट मुझे बताओ कि अगर उसको तुम बता दे रहे हो कि अरे यार से एक्सपायर हो गया, ये कर रहे हैं, या ये मॉडिफिकेशन किए हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट के लिए ले रहे हैं, तो वो उस चीज में अटेंशन देगा ना, कंसंट्रेट करेगा। तो यहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट है जो रिलेट करता है जिसकी वजह से फ्लाइट टेस्ट है, बिफोर फ्लाइट टेस्ट ये चीज करना है, ठीक है, उसको देनी है, पायलट को समझानी है, और समझाने के बाद पायलट राजी हो जाएगा, ए में भी राजी हो गया, तो उस केस में फ्लाइट टेस्ट में जाने से पहले तुम्हें और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो किधर से, उस एयरक्राफ्ट का सर्टिफाइंग स्टाफ से, वो भी डुप्लीकेट में। कितना, डुप्लीकेट में, ठीक है, 2 कॉपी लेना पड़ेगा। और वही सर्टिफाइंग स्टाफ देगा वो सर्टिफिकेट जो सीआरएस देता है, मतलब उस एयरक्राफ्ट का ऑथराइज्ड है। एक कॉपी शैल बी डिलीवर्ड टू द पायलट, ठीक है, जो पायलट फ्लाइंग के लिए जा रहा है, और दूसरा कॉपी किसको देगा, ऑपरेटर। खुद रखेगा। क्लियर, जी एक कॉपी पायलट को दिया जाएगा। और ये कौन सर्टिफाई करके दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है सर्टिफाइंग स्टाफ, वो सर्टिफाइंग स्टाफ जो क्या क्या देता है, सीआरएस देता है। कितने कॉपी में देगा, 2 कॉपी में देगा, ठीक है, 2 कॉपी में देगा, है ना, बात खत्म। अभी आगे बढ़ते हैं, ये लिख दिया ना यहाँ पे, जो सर्टिफाइंग स्टाफ है वो क्या करेगा, प्री टेस्ट फ्लाइट सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, अभी अभी जो पढ़े उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो पायलट को बोला जा रहा है, फ्लाइंग क्रू को, कि भाई तू क्या क्या चीजें क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और रिकॉर्ड करेगा ड्यूरिंग फ्लाइट टेस्ट। वो नीचे पढ़ेंगे, इसको क्लीन करो, हर चीज बुक में हाईलाइट मत क्या कर दो, रीड करो, समझो, अच्छी बात है बहुत, और करना भी चाहिए। बट होता क्या है ना, तुम्हें वो चीज हाईलाइट कर दोगे तो सर दर्द करेगा। वैसे तो बुक की हर एक लाइन जरूरी है पूरा समझने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए एग्जाम भी तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे। एग्जाम पास नहीं कर रहे हो तो घर वाले पैसे दे रहे हैं किस चीज के लिए, एग्जाम पास करने के लिए ना। चलो, सारी चीजें होना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द टेस्ट फ्लाइट बात कर रहा है, मतलब अभी तुम्हारे को सब हो गया, तुम उड़ भी रहे हो, है ना। तो अभी क्या करोगे, एक, वो बोल रहा है एक रूटीन टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल होता है, ठीक है, डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, वो तुम्हें फॉलो करना है ताकि तुम ऑब्जर्व कर पाओ क्या, फ्लाइट का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे भी मैं सारी चीज हाईलाइट नहीं करूंगा, रूटीन टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल होना चाहिए, और तुम क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे while flying. It shall be the responsibility of the operator to keep the test flight schedule up to date, ठीक है, टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल में नहीं है वो चीज, तुम अगर क्या करने चले गए, फ्लाइट टेस्ट के लिए चले गए, तो डीजीसीए बजा देगा तुम्हारा, ठीक है। कोई भी चीज बिना डॉक्यूमेंटेड, बिना प्लान बनाए हुए, बिना डॉक्यूमेंट बनाए हुए, रिकॉर्ड्स बनाए हुए कुछ होता नहीं है, ठीक है, सारी चीजें रहता है डॉक्यूमेंट बन के। As far as practicable, routine flight test flight will be conducted, ठीक है, ये रूटीन रखा गया हुआ रहता है, एक सर्टेन रीजन रहता है, उसको क्या करते हो, फॉलो करके टेस्ट फ्लाइट करते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे को ये चीज जानना है बोल के अभी चले जाओगे। और अभी मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्या
कि एयरक्राफ्ट का जो टेस्ट फ्लाइट होता है shall be conducted at maximum, क्या है, मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट। ठीक है, समझ में आया? ये डीजीसीए का रिपीटेटिव क्वेश्चन है सीरीज टी से, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें ऑल ऑफ वेट पता चल जाएगा। जैसे MTOM रहता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, वैसे ही ऑल ऑफ वेट रहता है। ठीक है, ये तो हाईलाइट कर देता हूं मैं, इसको याद रखो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसको याद रखो, ठीक है, ऑल ऑफ वेट। नेक्स्ट क्या है, कोई आया क्या? कौन हाथ उठा रहा है भाई? किसी को कुछ चाहिए क्या? नो डाउट आ रहा सर। है? बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, आ जाओ अभी। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? जी सर। रूटीन टेस्ट फ्लाइट प्रोसीजर विल एटलीस्ट एंश्योर, जब तुम रूटीन को फॉलो करके अभी टेस्ट फ्लाइट में गए हो, ड्यूरिंग द टेस्ट फ्लाइट तुम्हें कुछ चीजें, यहाँ बोला ना ड्यूरिंग द टेस्ट फ्लाइट, मतलब अभी फ्लाइट में हो। फ्लाइट में हो मतलब फ्लाइट में कौन रहता है? PIC और फर्स्ट ऑफिसर, है ना, कमांडर। तो यहाँ पे बोला जाता है ऑल इंजन क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि वो बेस्ट क्लाइंबिंग स्पीड दे रहा है, क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस सही से दिया है, कुछ चीजें कॉमन है। उसके बाद क्या है, क्रूज स्पीड। सॉरी, जब तुम लेवल फ्लाइट में जाते हो क्या होता है, तुम्हारे पास एक टेक ऑफ रहता है जो क्लाइंबिंग वाला फेज है, और एक क्या रहता है, लेवल फ्लाइट रहता है, और एक क्या है, लैंडिंग वाला। तो वो टेक ऑफ के बारे में बात कर रहा है, क्लाइंबिंग स्पीड क्या था, क्रूज स्पीड बोल रहे हैं, मतलब लेवल फ्लाइट के टाइम पे क्या स्पीड था, क्या मेंटेन हो रहा है, और एक स्टॉलिंग स्पीड। ठीक है, एयरक्राफ्ट को जब फ्लाई करते हो एक सर्टेन स्पीड से नीचे नहीं आ सकते हो। ठीक है, आओगे तो एयरक्राफ्ट हवा में नहीं रहेगा। ठीक है, सर्टेन एंगल ऑफ अटैक के साथ सर्टेन स्पीड में नहीं रहोगे तो गया। तो यहाँ पे ये जो क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस, क्रूज स्पीड, स्टॉलिंग स्पीड, है ना, और क्या ऑब्जर्व करोगे, वाइब्रेशन का क्या स्टेटस है, और क्या, फ्लाइट कंट्रोल्स, मेन चीज यही तो है एयरक्राफ्ट को, और रडार इक्विपमेंट। ये सारी चीजों को तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वैसे तो हम फ्लाइट टेस्ट में जा रहे हैं तो हमारा एक सर्टेन मकसद रहता है, जैसे अभी तुम्हारा एयरक्राफ्ट का कोई एक सर्टेन पार्ट है, उसके बारे में तुम, उसकी वजह से तुम फ्लाइट टेस्ट कर रहे हो तो उसको तो ऑब्जर्वेशन में रखोगे, लेकिन ये सारी चीजें दे दिया कॉमन। समझ गए? ये तुम्हें करना ही है, इसके बिना एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं हो पाएगा। अभी फ्लाइट टेस्ट हो गया है, देख रहे हो सीरीज कितना आसान है। फ्लाइट टेस्ट हो गया, अभी फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट, इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट मीन्स फ्लाइट टेस्टिंग हो गया, रिपोर्ट बन रही है, जो भी परफॉर्मेंस है कंप्लीटेड बाय, मैं हाईलाइट करूंगा इसको, ठीक है, फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीटेड बाय कौन, PIC, कौन, PIC। PIC, और बाय द फ्लाइट क्रू मेंबर, कौन कर सकता है, जिसको ऑथराइज किया है ऑपरेटर ने। क्लियर है? या और सर, लिखो, फ्लाइट मेंबर में तो सर्टिफाइंग स्टाफ भी आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा, सर्टिफाइंग स्टाफ भी तो ऑब्जर्व कर सकता है वो। सर्टिफाइंग स्टाफ एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए लेके गया था क्या? नहीं, बट वो भी तो ऑब्जर्विंग में तो रह बोबितो सकता का है। क्या मतलब है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, बोबितो का क्या मतलब है? अभी तुम्हारा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तुम मेंटेनेंस किया, अभी ये ऑपरेटर का ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उसमें से एक PIC आया और एक फर्स्ट ऑफिसर आया जो कि पायलट है ना, ये दोनों पायलट्स गए एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ाने के लिए। तो वो जो ऑब्जर्व किए उनमें से कोई रिपोर्ट बनाएगा कि भाई ये परफॉर्मेंस आया, कि ये सर्टिफाइंग स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है ये रिपोर्ट बना देगा, मुझे इसका नहीं आंसर, सर,
पीआईसी और एफओ ही बनाएगा, बट जो ऑब्जर्विंग पर्सन में सर्टिफाइंग स्टाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या वो भी तो जा ऑब्जर्विंग सकता पर्सन? है। क्या ऑब्जर्विंग पर्सन? जो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें तो सर्टिफाइंग स्टाफ भी ऑब्जर्व करने के लिए जा सकता है। अच्छा, फ्लाइट में बैठ के जाएगा उड़ने के लिए? या कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कि तुम ही बोल दिए कि वो भी जाएगा? लिखा नहीं है ना? डीजीसी ने नहीं। हमको नहीं बोल रहा है ना कि ड्यूरिंग फ्लाइंग अब वो जाएगा तो भी वहां पे उसको पायलट की सीट में तो नहीं बैठ जाएगा। कहाँ बैठेगा? पैसेंजर की उसमें, या अलग जगह बिठाया जाएगा? तो तुम्हें कोई चीज ऑब्जर्व करने के लिए पैनल के सामने तो बैठना पड़ेगा, कि खड़ा होकर देख लेगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। जी सर। तो यहाँ पे मतलब अच्छी बात है इफ यू आर परसिंग समथिंग, बट परसिप्शन भी लगा रहे हो तो सोचो ना। यहाँ फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है। फ्लाइट कहाँ पे था? अभी टेस्ट फ्लाइट, अभी फ्लाइंग हो रहा था ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट। उसका प्रोसीजर ये पायलट लोग ही फॉलो किए हैं। टेस्ट फ्लाइट है। जब भी फ्लाइट की बात होती है, फ्लाइट की, उड़ाने की, तो उस केस में वही आता है। कौन आता है? पीआईसी या फर्स्ट ऑफिसर। ये पायलट लोग ही आते हैं। वो ही ऑब्जर्व किए होंगे, रिपोर्ट भी क्या वो ही बने। हाँ, उड़ने से पहले, फ्लाइट टेस्ट से पहले जितना भी मेंटेनेंस से काम होगा, ये पेन काम नहीं कर रही है, जितना भी मेंटेनेंस का काम होगा वो मेंटेनेंस का सीआरएस कौन देगा? सर्टिफाइंग सर्टिफिकेट देता है, एक स्पेशल सर्टिफिकेट कि एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए रेडी है नहीं है, वो सर्टिफिकेट दे सकता है सर्टिफाइंग स्टाफ। मेंटेनेंस या डिसाइड कर सकता है फ्लाइट टेस्ट के लिए, ऑब्जर्व कर सकता है कि फ्लाइट टेस्ट के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, वो भी डिसाइड कर सकता है। क्लियर है? जी बट सर। एयरक्राफ्ट फ्लाई हुआ है, फ्लाई होते टाइम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया गया है, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर जाना चाहिए, यहाँ बताया ना मैं सब, यहाँ सब। तो ये सारी चीजें पायलट लोग ऑब्जर्व किए होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है जो हमारा पायलट इन कमांड है, समझ रहे हो? तो पायलट इन कमांड बनाएगा नहीं, और लिखा हो यहाँ पे देखो। और कौन? कोई भी फ्लाइट का पायलट या क्रू मेंबर जिसको ऑपरेटर ने ऑथराइजेशन दिया हुआ, वो रिकॉर्ड करके पूरा रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है? अब इसका दूसरा लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है? दूसरा लाइन ये बोल रहा है, देखो, तुम कुछ गलत कॉन्सेप्ट घुसा दोगे तो फिर सीआर की माँ बहन कर दोगे। पढ़ना आज जाके सीआर को, और तभी वो चीज लिख के रखना। अब यहाँ पे वो बोल रहा है द रिपोर्ट शैल डिटेल द रिजल्ट ऑफ फ्लाइट टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल डिफेक्ट्स। मतलब जो भी डिफेक्ट्स आया है, एक्सपीरियंस, क्या क्या चीजें तुम एक्सपीरियंस किए हो ड्यूरिंग फ्लाइंग, ये एक पायलट से बेटर कोई नहीं कर सकता। तो वो चीजें रिकॉर्ड भी करेंगे, क्योंकि जब फ्लाइट टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है, फ्लाइट टेस्ट के दौरान वो चीजें क्या करेंगे, वो ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस करेंगे, और उस चीज को क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड करके नोट डाउन किए होंगे, और उसी चीज को रिकॉर्ड को वो क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। तो डीजीसी ये क्वेश्चन पूछता है तुमको जनरली, हु विल रिपोर्ट टेस्ट फ्लाइट रिपोर्ट, हु विल प्रिपेयर? तो पायलट इन कमांड और फ्लाइट क्रू मेंबर ऑथराइज्ड बाय ऑपरेटर। अभी एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग करते हो तो फ्लाइंग के टाइम पे रिकॉर्डिंग कौन करेगा? रिकॉर्डिंग कौन करेगा? ओनली पीआईसी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है। समझ में आया? यहाँ जी। पे फिर किसी और को लेके मत आना। अभी आते हैं, जो भी एयरक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट बनाएगी, रिकॉर्ड्स बनाएगी, डिफेक्ट्स वगैरह आया था, वो डिफेक्ट्स और वो जो भी चीजें किया, वो सब की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? फ्लाइट लॉग बुक में होगी। दिख रहा है? फ्लाइट लॉग बुक, याद रख। यहाँ पे और कोई लॉग बुक के बारे में नहीं दिया गया। हाँ, उसकी इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट कुछ है तो उसमें भी हो सकती है, बट मोस्टली फ्लाइट लॉग बुक याद करो, उसमें वो सारी चीजें लिख दी जाएगी।
ठीक है। अब आते हैं मॉनिटरिंग ऑफ फ्लाइट परफॉर्मेंस ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय शेड्यूल एयरलाइंस। मैंने एक नोट छोड़ा था, याद है, कुछ टाइम पहले। अभी उस नोट को तभी पढ़ पाओगे जब तुम इस पॉइंट को समझे होंगे। क्लियर? इस पॉइंट को अगर तुम नहीं समझे हो तो वो नोट पढ़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को समझो। वो नोट में मैं किस एयरलाइन का जिक्र किया था, याद है? चलो मैं दिखा देता हूँ। बोलो कौन सा एयरलाइन का, कौन सा ऑपरेटर का? अरे यार बोलो। ये जो नोट है इसमें मैं किसके बारे में बात कर रहा था? शेड्यूल ऑपरेटर। लिखा हुआ है ना, और 2 घंटा क्यों ले लिया आंसर करने के लिए? अभी इस नोट को तो तुम पढ़ लोगे, पहले हमारा पॉइंट नंबर 7 में जाओ। ना 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 ना, हेडिंग पढ़ो थोड़ा, मैं जानना चाहता हूँ तुम हेडिंग से कुछ समझ पाते हो क्या? क्या बोला है? मॉनिटरिंग करोगे फ्लाइट परफॉर्मेंस, है ना? किसका? ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का, कार का थोड़ी ना होगा। ऑपरेटेड बाय द शेड्यूल एयरलाइंस। देखो यहाँ पे टेस्ट फ्लाइट की वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? फ्लाइट परफॉर्मेंस। यहाँ पे टेस्ट फ्लाइट की बात ही नहीं कर रहा है। वो क्या किया है, मैं थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ, शायद तुम समझ लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना दिमाग में थोड़ा प्रेशर डालो तो समझोगे। वो क्या बोल रहा है कि तो तुम्हारा जो शेड्यूल एयरलाइन है, शेड्यूल एयरलाइन के लिए जो पहला वाला जो टास्क था ना, कब कब फ्लाइट टेस्ट करते थे, पहला कौन सा सरकमस्टांस था? बोलो बोलो। मेजर इंस्पेक्शन। हाँ, मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल था ना। तो जब भी तुम्हारे पास, यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ इंजन चेंज का, लास्ट को मुझे बताना, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल होता है, तो इन केस ऑफ, देख रहे हो ना, शेड्यूल एयरलाइंस, आज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर बोल दिया, बाकी सबके लिए क्या बोल दिया? सब्सिक्वेंट टू द मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल तुम्हें फ्लाइट टेस्ट करना है, बट स्लैश दे दिया, और मतलब यहाँ से इस चीज को अलग कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? आज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इन केस ऑफ शेड्यूल एयरलाइंस। इस चीज को तुम ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा, है ना? अभी होता जी। क्या है, शेड्यूल ऑपरेटर केस में कंपल्सरी नहीं है कि एयरक्राफ्ट को मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल से गुजारा तो शेड्यूल एयरलाइंस ऑपरेटर केस में उसको टेस्ट फ्लाइट के लिए लो, क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट रहते हैं, तो नहीं हो सकता। लेकिन वायलेट तो हो रहा है ना यहाँ, कि रिक्वायरमेंट तो ही कह रही है मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल हुआ तो एयरक्राफ्ट को लेना है। तो उसके लिए शेड्यूल ऑपरेटर के लिए डीजीसीए ने 7वां नंबर पॉइंट दिया हुआ है, और वो नोट जो मैं छोड़ा उसमें समझाया, समझ के वो तुम्हें मुझे बतानी। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 7 में वो दिया है, वो क्या करते हैं, जो शेड्यूल ऑपरेटर की हर एक एयरक्राफ्ट है, हर बार टेक ऑफ होगा, है ना, हर बार फ्लाई होगा, है ना। मान लो यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, मुंबई से, दिल्ली से तुम मान लो अफगानिस्तान जा रहे हो, फिर जाके कहीं लैंड कर रहे हो, फिर कहीं फिर ट्रांजिट स्टेशन में लैंड करके फिर फ्लाई कर रहे हो, तो जितनी बार टेक ऑफ करोगे, जितनी बार लैंड करोगे, फिर जितनी बार टेक ऑफ करोगे, हर बार टेक ऑफ से, हर बार लैंडिंग से, हर बार फ्लाइंग की जो डाटा है एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, है ना, हर बार टेक ऑफ लैंडिंग के बीच में जो टाइम है वो तो फ्लाइंग की है ना, तो वो जो टाइमिंग है, वो फ्लाइंग है, वो एयरक्राफ्ट की सिस्टम्स को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है? मॉनिटरिंग किया जाता है। साले सामने ही है, कुछ बोल नहीं पा रहे हो। कोई रट्टू तोता वाला चीज है तो रट्टू मार के आंसर दोगे, खुद को बड़ा फील करते रहोगे बस। खुद को बड़ा फील करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, दिमाग, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, दिमाग उसमें घुसाना पड़ता है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है ईच फ्लाइट, हर एक फ्लाइट को, ईच जो रिवेन्यू फ्लाइट है इनका, यहाँ लिखा होगा देखो, ईच रिवेन्यू फ्लाइट, ठीक है।
तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो चीजें हैं, इसकी डाटा डॉक्यूमेंट किया जाता है। क्यों? मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। द शेड्यूल एयरलाइंस में एवॉल्व ए सिस्टम। सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि इनके पास कुछ पर्सन्स रखना पड़ेगा इस काम के लिए। कौन सा काम के लिए? अरे बोलो। मॉनिटरिंग के मॉनिटर। लिए। कौन सा, किसको मॉनिटर करोगे? ईच रिवेन्यू फ्लाइट को। ये ऑपरेशन सेक्शन वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या? उससे होता ये है, एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है, जो मैन्युफैक्चरर ने बता रखा है, किसने बता रखा है? मैन्युफैक्चरर ने बता रखा है, उसके हिसाब से कंपेयर किया जाएगा मैन्युफैक्चरर की परफॉर्मेंस के साथ। अब मान लो तुम कहाँ से हो, तुम मान लो ऑब्जर्व किया, तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसे ऐसे आया येलो कर्व में। मान लो मैं परफॉर्मेंस किया, चेक किया, तो मेरा क्या आया? ऐसे ऐसे आया। तो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हारे को क्या निकलेगा कि एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस लिमिट्स के अंदर है या नहीं है, सही परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं दे रही है। हर एक फ्लाइट का करेंगे। ठीक है। Under जी this सर। system, operating crew should be expected to report back on actual performance of aircraft as per the prepared plan. शेड्यूल ऑपरेटर का प्लान रहता है। शेड्यूल नाम ही दिया गया है, मतलब शेड्यूल जहां लग गया वहां शेड्यूल्स प्लान्स रहती है। एयरक्राफ्ट को कब कब किस जगह से किधर किधर जाएगी, वो प्लान के हिसाब से वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दोज प्लान्स, दोज एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, है ना। तो जब फ्लाइंग करेंगे तो ड्यूरिंग फ्लाइंग ओनली वो ऑब्जर्व होती है, रिकॉर्डिंग होती है, हर फ्लाइट में ये की जाती है। और हर फ्लाइट के बाद इस चीज के लिए उनके पास एक सिस्टम है, कुछ पर्सन है, कुछ डिपार्टमेंट है, वो क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। किसके साथ? जो रिपोर्ट हुआ है वो एयरक्राफ्ट का एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, यहाँ दे दिया ना एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको दे दिया, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको दे दिया, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा एक्सपेक्टेड। तो पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट वेरिएशंस कुछ है क्या एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस में? नहीं है ना। ओके। है तो इसको पहले करेक्टिव एक्शंस मेजर्स ले ली जाएगी। समझ रहे हो? तो जी सर। आराम से उनका हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग जनरली ड्यूरिंग द मींस मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल होने के बाद, मान लो 100 एयरक्राफ्ट का मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल होगा, तो सारे के सारा 100 एयरक्राफ्ट को वो टेस्ट फ्लाइट में नहीं लेंगे। हाँ, डीजीसी बोलेगा तो एक दो लेंगे, लेकिन उस टाइम पे उस कंडीशन में वो टेस्ट फ्लाइट नहीं करते। बाकी जो सर्कमस्टांसेस बोला, उस सर्कमस्टांसेस में एयरक्राफ्ट को क्या करते हैं वो लोग? टेस्ट फ्लाइट में लेके जाते हैं। लेकिन मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल होने के बाद शेड्यूल एयरलाइंस के केस में ये चीज क्या है? उनके लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्यों? क्योंकि उनके पास रहता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेल। ठीक है। तो हर एक ऑपरेटर के पास देखोगे, अगर वो शेड्यूल एयरलाइंस है तो शेड्यूल एयरलाइंस के पास जो केमो रहेगा ऑपरेटर के लिए मोस्ट ऐसे टाइप के सारे काम केमो कर देता है। तो केमो में एक डिपार्टमेंट रहेगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेल। आ गया ना, ये देखो। ठीक है। फॉर कीपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एयरक्राफ्ट अंडर कंटिन्यूअस सर्वेलेंस। बहुत बड़ी लेवल की लाइन है। कैसे? बाय रेगुलरली, डेली, हर बार फ्लाइट डाटा को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। ठीक है। रेट ऑफ क्लाइंब, क्रूजिंग स्पीड, फ्यूल कंजप्शन, एयरक्राफ्ट के सिस्टम, हर चीज को वो एनालाइज करेंगे। कुल मिला के अगर तुम अच्छा पढ़ोगे, एक मेंटेनेंस इंजीनियर हो या पायलट हो, जो भी कुछ हो, एविएशन का कोई भी ऐसे टाइप का कोर्स, तो तुम्हें ऑपरेटर के पास एक बेहतरीन जॉब मिल सकता है जिसके ऊपर कोई कोर्स नहीं है। तुम्हें सिर्फ भेड़ बकरी की तरह भगाया जाता है कि भाई जहाज में जाओ, टेक्नीशियन बन जाओ, एएमई बन जाओगे। हर साल 5,000 बच्चे साले निकलते हैं, तो 5,000 का 5,000 जहाज में जाके लाइसेंस ले लेंगे। हाँ, कैरियर बन सकता है एज ए टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, जिंदगी बीत सकती है। बट इफ यू आर रियली एंजॉइंग, तुम बोल रहे हो ना मुझे जहाज में इंटरेस्ट है, तो जहाज में ये काम करके दिखाओ। क्या करके दिखाओगे? एनालाइज करो, है ना। डाटा को कलेक्ट करके दिया जाएगा, एनालाइज करो, क्या कंपेयर करो,
एक्सपेक्ट करो, प्रेडिक्ट करो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स होती है, बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं। मान लो ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टांस के बाद फ्लाइट टेस्ट के टाइम, या ये जो शेड्यूल ऑपरेटर भी जो डेली बेसिस में एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं ईच फ्लाइट के बाद, कौन कर रही है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेल। होता क्या है, अगर कोई शॉर्टफॉल दिखता है ठीक है, तो वो चीज किसको रिपोर्ट की जाती है, किसको, डीजीसीए। हम्म, ठीक है, करेक्टिव एक्शंस के साथ डीजीसीए को की जाती है। तो इन कंसल्टेशन विद द मैन्युफैक्चरर और डीजीसीए, शेड्यूल एयरलाइंस आर स्पेसिफाई इन देयर केमी, केमी में स्पेसिफाई करेगा कि कितना शॉर्टफॉल अलाउड है। मान लो परफॉर्मेंस था इतना इतना, ठीक है, तुम्हारे को मिला एक सर्टेन टाइप का परफॉर्मेंस, ठीक है, मान लो परफॉर्मेंस एक्चुअल कितना है 100 है, और तुम्हें मिल रहा है कितना है 98.55 ऐसे कुछ मिल रहा है, तो डीजीसी ने कितना रखा है, मान लो 95 रखा हुआ है, तो उस केस में तुम्हारा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे सब कंपैरिजंस किया जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे को रखा डीजीसी ने कितना 95, तुम्हारे को मिल रहा है अगर 90, तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्टफॉल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे को कुछ चीजों में तो वो बोल के दे देता है कि जब तुम क्लाइम करते हो, क्या करते हो, टेक ऑफ करते हो, तो रेट ऑफ क्लाइम, ठीक है, कैलकुलेट दिखाता है, रेट और आरओसी इंडिकेटर रहता है। तो यहाँ पे वो जो रेट ऑफ क्लाइमिंग है, ठीक है, रेट ऑफ क्लाइमिंग है, वो ऑब्जर्व एक्चुअल क्लाइमिंग परफॉर्मेंस क्या है और एक्सपेक्टेड कितना है, ठीक है। तुम फ्लाई कर रहे हो तो ऑब्जर्व करोगे, और एक्चुअल में कितना एक्सपेक्ट किया जाता है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो इन दोनों में कंपेयर किया जाता है तो कितना एक्सेप्टेबल है, इन दोनों में डिफरेंस, वो चीज तुम्हें किस डॉक्यूमेंट में मिलेगा, फ्लाइट मैनुअल में, ऑपरेशन मैनुअल में, या पायलट का नोट में मिलेगा। क्लियर, ये याद रखना, है ना। जी सर। हाँ, अभी आते हैं, किसी ने अगर नहीं दिया तो एक्सपेक्टेड क्लाइंब परफॉर्मेंस और ऑब्जर्व्ड क्लाइंब परफॉर्मेंस के बीच में कितना डिफरेंस होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है द ऑब्जर्व्ड एक्चुअल क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस शैल बी विद इन द लिमिट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द टीसी होल्डर। कौन सा डॉक्यूमेंट में, ये डॉक्यूमेंट्स में, ओके। बट तुम्हारे को अगर नहीं दिया है टीसी होल्डर ने, तो उस केस में वो क्या बोला, नॉट लोअर, कितना थ्री कम नहीं परसेंट होना चाहिए, थ्री कितना कम नहीं होना चाहिए, 3% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। नॉट बी लोअर बाई मोर देन 3%। अब कितना है, देखो मैं बताता हूँ, अभी एक संख्या लेते हैं 100, है ना। अभी जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड है या एक्चुअल इतना होना चाहिए डिसाइड, तुम्हारे को कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 99 मिल रहा है, तो ये चल जाएगा। जी सर। 98 मिल रहा है, चल जाएगा। जी सर। 97 मिल रहा है, चल जाएगा। जी सर। अगर 96 मिला तो, नहीं चलेगा। क्यों, 100 माइनस 96 किया तो 4 आएगा, 4/100 करेगा तो क्या आएगा, 4% ही आ जाएगा ना। तो ऐसे भी जी। अगर समझने की कोशिश करो तो समझ पाओगे कि रेट ऑफ क्लाइम, है ना, क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस के बारे में जनरली वो टारगेट कर रहा है कि नॉट बी लोअर बाई मोर देन, ठीक है, परफॉर्मेंस कितना लोअर नहीं होना चाहिए, 3% से ज्यादा लोअर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बार बार पढ़ो, समझ में आएगा। अभी यहाँ पे in case of necessary graphs for deriving expected climbing performance, figure corresponding to the test conditions are not readily available। देखो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 8.5 में जाओगे तो वहां तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड आरओसी कितना होता है उसके बारे में फॉर्मूला दिया है, आरओसी, ठीक है,
आफ्टर अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर मतलब ये जो तुम्हें मिला हुआ है इनटू मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट बोला था ना, टेस्ट फ्लाइट ऑल ऑफ वेट में होता है इनटू बाय मीन वेट। ये फॉर्मूला याद रख लेना। कैसे लिखोगे? एक्सपेक्टेड आरओसी इक्वल टू आरओसी ऑब्जर्व्ड और ऑब्टेन्ड इनटू ऑल ऑफ वेट मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट, ठीक है। और उसके बाई क्या है? मीन वेट। मीन वेट। वैसे पूछेगा नहीं डीजी से इतना बड़ा फॉर्मूला, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं दिया होगा तो तुम्हारे को इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। आरओसी वगैरह ऑल ऑफ वेट के साथ तुम्हारी पूरा का पूरा कहाँ मिलेगा? इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। फ्लाइट मैनुअल, ऑपरेशंस मैनुअल या पायलट्स नोट इसमें मिल जाएगा। तो तुम वहां जाके तुम उसका कितना एक्सपेक्टेड है तुम आराम से वो सारी चीजें क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। और एक बात मैं बोलने के लिए इसको ऊपर ऊपर से बोल देता हूँ, लेकिन अब मान लो तुम धूप में कितना क्लाइम कर सकते हो, तुम ठंडी में कितना कर सकते हो, या तुम ड्राई टाइम में कितना कर सकते हो, वेरी करेगा ना। जी। तो ये चीजें भी तुम्हारे को जानना है, तो तुम्हारे को इन्हीं डॉक्यूमेंट में मिलेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने उस चीज को क्या दे देगा, कौन सा एल्टीट्यूड में कितना। अभी जैसे मैं बोलूंगा तो मैं कुछ रट्टा मार दिया होगा। मेक नंबर क्या होता है बताओ? मेक क्या होता है? अरे बोल। स्पीड, हाँ, वो होता है स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। फिर से बोलो। स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। ऐसा है पक्का कि स्पीड तो ऑफ यार एयरक्राफ्ट बाय स्पीड ऑफ साउंड। अभी यही देखो होगा सर। होता क्या है, ये फॉर्मूला तो तुम अप्लाई कर ही दोगे मेक नंबर जानने के लिए, लेकिन कौन सा एल्टीट्यूड में है ना। तो वेदर को, एटमॉस्फेयर को भी क्या दिया जाता है, एक सर्टेन एल्टीट्यूड का रेफरेंस में मेक नंबर बताया जाता है। उसको तुम भूल ही जाते हो। बोलने का मतलब समझ में आया ना। तो यहाँ पे भी जब क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस पकड़ रहे हो तो टेम्परेचर, ये कितना टेम्परेचर था। अब मान लो क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस तुम्हारे को सर्टेन लाइन मिल गया, एक्चुअल में इतना होना चाहिए, तुम दोनों को कंपेयर करके बोल दिया ब्ला ब्ला ब्ला, जबकि एक्चुअल वाले में इतना इतना टेम्परेचर, ये एल्टीट्यूड, ये कंडीशंस रखा हुआ है, और तुम्हारे भी वो कंडीशंस मैच हो रहा होगा। उसमें तुम्हारा क्या आ गया, क्या आ गया, ये परफॉर्मेंस आ गया। तो कंपेयर करोगे तो कुछ कंपैरिजन का रिजल्ट निकल सकता है ना। तुम्हारा टेम्परेचर, वेदर, ये वो एल्टीट्यूड सब अलग है, और एक्सपेक्टेड जो क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस है उनकी टेम्परेचर, ये वगैरह एल्टीट्यूड वगैरह अलग है। दोनों को कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हो। मैं मानता हूँ दोनों ही क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस है, बट दोनों की सिचुएशंस अलग है ना ठीक है। तो ये चीजें जी। यहाँ पे दिया गया 8.4 में और 8.5 में, ये चीज का ख्याल रखना होता है। अभी कुछ नहीं है, सीरीज टी खत्म हो गया है, ठीक है। अभी जी सर। अभी देखो, अभी वो बोल रहा है सर्टिफिकेशन आफ्टर टेस्ट फ्लाइट। रिपोर्टिंग हो गया है, रिकॉर्डिंग हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो सर्टिफाई क्या करोगे? पढ़ लेते हैं। व्हेन सर्टिफिकेटरी फ्लाइट टेस्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट हो गया है, कोई डिफेक्ट वगैरह आया है तो क्या हुआ होगा, वो डिफेक्ट्स को क्या क्या होगा, रेक्टिफाई किया हो गया होगा। तो वो डिफेक्ट रेक्टिफाई हुआ होगा, तो वो डिफेक्ट रेक्टिफाई होने के बाद क्या करोगे, जो सर्टिफाइंग स्टाफ है वो सीआरएस देगा। और ये डिफेक्ट्स को किसने रिपोर्ट किया होगा? पीडीआर में पायलट। या मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट में या लॉग बुक में पायलट ने रिपोर्ट किया होगा। तो ये सबको रेक्टिफाई करके पायलट क्या कर देगा, सीआरएस दे देगा, ठीक है। क्लियर। अभी जी सर। पॉइंट 10 मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लेना कि अगर तुम एक एयरक्राफ्ट को फ्लाइट टेस्ट के लिए लेके जा रहे हो, तो
कौन पायलट है, उसके पास किस टाइप का लाइसेंस होगा, कितना आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होगा, तो वो एलिजिबल है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ रहा हूँ, फिर खत्म करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक पैसेंजर एंड एरियल वर्क एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, तो मान लो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, और वो पैसेंजर के लिए एरियल वर्क के लिए यूज होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे को CPL या ATPL लाइसेंस होना चाहिए उस जहाज का, एंडोर्स्ड बोला है देखो, ठीक है। मान लो जहाज का मॉडल बोइंग 747 है, तो तुम्हारी CPL में क्या लिखा होगा, बोइंग 747 लिखा होगा, ठीक है। ये एक चीज। दूसरा चीज क्या है, एटलीस्ट 500 घंटे की टोटल फ्लाइंग टाइम आज है PIC, तो तुम PIC का एक्सपीरियंस लेके आएगा। उस टाइप का एयरक्राफ्ट नहीं लिखा है, टोटल एक्सपीरियंस लिखा है। कोई भी जहाज को उड़ाने का कितना घंटे का एक्सपीरियंस, 500 500। आज है PIC। उस 500 घंटे में से उस 500 घंटे में से एटलीस्ट 100 घंटा ऐसे होना चाहिए आज PIC ऑन टाइप। मान लो तुमने 747 उड़ाया है, एयरबस उड़ाया है, लियरजेट उड़ाया है, ऐसे बहुत सारी जहाज उड़ाया है, लेकिन आज PIC उड़ाया है। लेकिन बोइंग 747 जो अभी फ्लाइट टेस्ट के लिए जा रहा है, उसके ऊपर कितना घंटा PIC बना होगा, 100 आवर। 100 आवर्स। उस आउट ऑफ विच, मतलब इस 100 घंटे में से, ठीक है, आउट ऑफ विच इस 100 घंटे में से एटलीस्ट 10 घंटा ऐसे होना चाहिए, किसके ऊपर, उस बोइंग 747 के ऊपर, आज वो भी आज PIC विद इन द 6 मंथ्स तुम उड़ाया होगा। मतलब ये 100 घंटे में से 100 घंटे में से जो 10 घंटा एटलीस्ट 10 घंटा, ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है, 10 घंटे की एक्सपीरियंस तुम कब लिया होगा, पिछले 6 महीने में लिया होगा। जिस दिन तुम टेस्ट फ्लाइट के लिए जा रहे हो उस दिन से 6 महीने पीछे चले जाओगे, तो तुमने उसको 10 घंटा एटलीस्ट उड़ाया होगा, तो अभी तुम एलिजिबल होते हो टेस्ट फ्लाइट के लिए। समझ में आया? जी सर। तो टोटल PIC एक्सपीरियंस 500, उसमें से 100 घंटा क्या है, ऑन टाइप एयरक्राफ्ट, और उसमें 100 में से भी 10 घंटा क्या है, 6 महीने में 6 मंथ। हो। तो अंदर तुम्हारे को कितना आवर की एक्सपीरियंस चाहिए टोटल, टोटल 500। हाँ, 500 घंटे की आज PIC चाहिए बस। उस 500 घंटे में ये 100 भी इंक्लूडेड है, ये 10 भी उस 100 में इंक्लूडेड है, ठीक है। बस वो जी। कंडीशंस दे रखा है। इस तरीके से बाकी का जो है कंडीशंस तुम्हें पढ़नी है, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। पढ़ने के बाद ठीक। इसको पढ़ो। यहाँ देखो, अगर ग्लाइडर है तो तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लाइडर GPL होगा, ठीक है, ग्लाइडर पायलट लाइसेंस। इतना चीजें हो गया, तो तुम्हारा क्या हो गया, समाप्त। सीरीज टी खत्म। अभी देखा तुमने मैं किस तरीके से स्टार्ट किया सीरीज टी, जी सर। भले ही मुझे 1.5 घंटा 1 घंटे से ज्यादा लग गया, बट मैंने इस चीज को खत्म कर दिया।